लोक गायक सुरेंद्र चंचल और जसवंत कौर ने कभी सोचा ही नहीं था कि उनका ड्राइवर मोहिंदर उन्हें हानि पहुंचाने वाला अपराध भी कर सकता है। लेकिन जब जसवंत कौर का यह धर्म भाई अपने असली रूप में आया तो उसने लाश का सिर पूर्व की तरफ था, टांगे पश्चिम की ओर, आंखें बंद और मुंह खुला। दोनों पैर बिस्तर के नीचे लटके थे जिनमें जूती पहनी हुई थी। घटनास्थल को देखकर पहली ही नज़र में लग रहा था कि अपराधियों को मृतका जानती थी। उन्होंने बिस्तर से उठकर पैरों में जूती पहनने के बाद इत्मीनान से मुख्य दरवाजे तक पहुंचकर कुंडी खोली होगी। मृतका के सिर पर 2 गहरे घाव थे। खून बहकर बिस्तर पर फैल चुका था। गर्दन में सलवार का पोंछा कसकर बंधा हुआ था और बेड पर ही करीब 8 वर्षीय लड़की की लाश भी पूर्व पश्चिम दिशा में पड़ी थी। लाल रंग के ऊनी स्कार्फ से उसके गले पर भी कसकर फंदा लगाया गया था। अंबाला के थाना बलदेव नगर के प्रभारी रामचंद्र राठी ने फोन से मिली सूचना पर राजबिहार क्षेत्र की उस कोठी में जाकर उक्त दर्दनाक मंजर देखा था। उस वक्त दिन के 11:30 बज रहे थे। कोठी के भीतर बाहर लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ था। थाने में फ़ोन किसने किया? राठी ने लोगों से पूछा। जी सर, मैंने किया, करीब 45 वर्ष के दिखने वाले एक सिख ने आगे आते हुए कहा। उसने खुद को राजबिहार के साथ लगते गांव बरनाला पंजोखड़ा का सरपंच जसमेर सिंह बताकर आगे कहना शुरू किया। अभी कुछ देर पहले मैं इधर से गुजर रहा था कि इस कोठी के सामने भीड़ देखकर मैं रुक गया। दरियाफ्त करने पर कोठी में 2 कत्ल हो जाने का पता चला तो अपना फर्ज समझकर मैंने थाने में फ़ोन कर दिया। ठीक है, धन्यवाद। अब आप पुलिस की इतनी मदद करें कि अपनी तहरीर हमें दे दें, जिस पर FIR दर्ज करवाकर हम अपनी कार्यवाही आगे बढ़ा सकें। इसके बाद राठी ने इस कांड की सूचना कंट्रोल रूम के माध्यम से फ्लैश करवा दी। इधर जसमेर सिंह ने तहरीर लेकर FIR दर्ज करने के लिए थाने भिजवाई गई। उधर क्राइम टीम के इंचार्ज कुलविंदर सिंह और डॉग स्क्वाड के हैंडलर महेंद्र पाल के अलावा पुलिस फोटोग्राफर महेंद्र सिंह भी घटनास्थल पर आ पहुंचे। उन्होंने अपनी कार्यवाही शुरू की ही थी कि CIA इंस्पेक्टर रिसाल सिंह और DSP करण सिंह भी वहां पर पहुंच गए। कुछ वक्त में सभी ने अपनी कार्यवाहियां पूरी कर ली। प्रशिक्षित डॉग मुख्य सड़क पर पहुंचकर रुक जाता था, लिहाजा यही अनुमान लगाया गया कि हत्यारे वारदात को अंजाम देकर मुख्य सड़क तक पैदल गए होंगे और वहां से किसी वाहन पर सवार होकर निकल भागे होंगे। CRPC की धारा 174 के अंतर्गत कार्यवाही करते हुए दोनों लाशों का पंचनामा तैयार कर शवों को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भिजवाने के बाद राठी ने खून सने बिस्तर, कपड़े वगैरह कब्जे में लेने की कार्यवाही की और फिर उपस्थित लोगों की सहायता से घटना के सूत्र जोड़ने शुरू किए। वह मकान प्रसिद्ध लोक गायक जोड़ी सुरेंद्र सिंह चंचल और जसवंत कौर का था। मरने वाली बच्ची इनकी 8 वर्षीय बेटी मनप्रीत कौर उर्फ श्रेया थी। 65 वर्षीय मृतक वृद्धा थी जसवंत कौर की मां दलजीत कौर। गायक पति पत्नी अपने ट्रक के कारण अक्सर दौरे पर रहा करते थे। पीछे नानी दोती इस कोठी में अकेली रहती थी और गायक जोड़ी इन दिनों भी अमेरिका गई हुई थी। सिवाय इन चंद बातों के राठी को उस वक्त अन्य कोई जानकारी नहीं मिल पाई थी। घटनास्थल की कार्यवाही पूरी कर वह थाने लौट गए। तब तक थाने में सरपंच जसमेर सिंह की तहरीर के आधार पर भादंवी की धारा 302 के तहत FIR दर्ज हो चुकी थी। पहली नज़र में यह मामला लूटपाट के लिए हत्या का लग रहा था, मगर घर के किसी सदस्य के वहां मौजूद न होने से इस संबंध में फिलहाल निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता था। मैं उस दिन शिमला गया हुआ था। DSP करण सिंह ने मुझे इस हत्याकांड की जानकारी मिली तो मैंने राठी को फ़ोन करके मामले में तेजी लाने और हत्यारों को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करने संबंधी दिशा निर्देश दे दिए। उस रोज़ राठी के लिए शायद इससे आगे बढ़ पाना संभव नहीं था। अलबत्ता अब तक के घटनाक्रम का विस्तृत ब्यौरा देने के साथ साथ वह आगे की कार्यवाही के बारे में भी मुझे विस्तार से बताता रहा। इसके अगले दिन उसने जो कुछ मुझे बताया उसके अनुसार एक लड़का थाने में उससे मिलने आया था और उसने अपना नाम रंजीत सिंह बताते हुए राठी से कहा था कि वह पटियाला में रहता है और अपनी बुआ जसवंत कौर और फूफा सुरेंद्र चंचल के साथ गाने बजाने का काम करता है।
2 दिन पहले जब उसके फूफा और बुआ को प्रोग्राम देने अमेरिका जाना था, वह पटियाला से पहले लुधियाना गया था और वहां से ड्राइवर मोहिंदर कुमार को साथ लेकर अंबाला आया था। रंजीत द्वारा राठी को बताए अनुसार फालतू सामान कोठी के कमरे में रखते हुए बुआ ने उसकी दादी दलजीत कौर को खर्चे के लिए 50,000 रुपये नकद दिए थे और इसके बाद वह और मोहिंदर दिल्ली एयरपोर्ट तक के लिए टैक्सी करने अंबाला छावनी चले गए। जब भी फूफा और बुआ को प्रोग्राम के लिए बाहर जाना होता था तो वह कार घर पर पार्क करवाकर ड्राइवर मोहिंदर को छुट्टी दे देते थे। कभी कभी वह कार अपने घर लुधियाना भी ले जाया करता था। उन दिनों वह एक रोज के लिए कार लेकर गया था। रंजीत के जरिए उसे वापस बुलवाया लिया गया। कार घर पर पार्क करके हम लोग टैक्सी से पालम एयरपोर्ट के लिए रवाना हुए। गाड़ी में टैक्सी ड्राइवर के अलावा मोहिंदर, मैं और बुआ फूफा थे। फ्लाइट का समय होने पर बुआ और फूफा एयरपोर्ट के अंदर चले गए। टैक्सी वाले को भी हमने फारिग कर दिया। फ्लाइट चली जाने पर मैं और मोहिंदर बस से अंबाला के लिए चल पड़े। इससे पहले विदा होते वक्त बुआ ने मोहिंदर और मुझसे कहा था कि हम पहले अंबाला बीबी के पास जाकर उनकी ज़रूरतों की बाबत पूछें और उसके बाद कहीं और जाएं। रंजीत ने राठी को बताया था कि उसके आगे बताए अनुसार मोहिंदर ने एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही अपनी मजबूरी जता दी कि उसे लुधियाना में ज़रूरी काम है, सो वह अंबाला नहीं जा पाएगा। दिल्ली से हमें लुधियाना के रूट वाली बस मिल गई और जिस पर सवार होकर रंजीत अंबाला के बलदेव नगर में उतर गया और मोहिंदर उसी बस से लुधियाना चला गया। उसी शाम करीब 4 बजे दलजीत कौर से मुलाकात करने के बाद रंजीत पटियाला जाने के लिए जब बलदेव नगर स्टॉपेज से बस पर चढ़ा तो उसे लुधियाना की ओर से आने वाली बस से मोहिंदर उतरते दिखा। उसे देखकर उसने मन में यही बात आई कि वह बीबी से मिलने आया होगा, मगर इसके अगले दिन उसे किसी से इस हत्याकांड की खबर मिली। उसने अमेरिका फ़ोन करके फूफा और बुआ को घटना के बारे में बताया और यह दुखद समाचार सुनते ही फूफा ने उसे तुरंत अंबाला पहुंचने को कहा और साथ ही कहा कि जब तक वो लोग वापस नहीं आ जाते लाशों का संस्कार न किया जाए। राठी ने CRPC की धारा 161 के तहत रंजीत का बयान दर्ज कर लिया। अगले दिन मैं भी शिमला से लौट आया। मैंने देखा इस केस को लेकर अंबाला पुलिस की काफ़ी किरकिरी हो रही थी। मेरे अंबाला पहुंचते ही अखबार वालों ने मुझे घेर लिया। वाकई ये केस हमारे लिए चुनौती बना हुआ था और उसी रोज़ मैंने पुलिस की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। इस मीटिंग में जो अंतिम निष्कर्ष निकला वो यही था कि किसी भी तरह मोहिंदर को राउंड अप करके उससे पूछताछ की जाए, मगर उसका पता किसी को मालूम नहीं था। रंजीत ने हमें उससे लुधियाना वासी होने की जानकारी दी थी। फिर वह हमें वहाँ के एक घर में भी लेकर गया, लेकिन मालूम पड़ा कि 2 दिन पहले वह यहाँ का अपना किराए का कमरा खाली करके कहीं चला गया है और किसी को भी खबर नहीं है कि वह कहाँ गया है और ना ही किसी को उसके मुश्किल पते की जानकारी थी। हमें लगा कि उसका पक्का पता सुरेंद्र चंचल अथवा जसवंत कौर को तो ज़रूर पता होगा। अब उनसे फ़ोन पर ही संपर्क नहीं हो पा रहा था क्योंकि वो इंडिया के लिए निकल चुके थे। मोबाइल फ़ोन्स की तब तक शुरुआत ही नहीं हुई थी। खैर उसी दिन गायक दंपति अंबाला पहुंच गए। सबसे पहले उन्होंने मुझसे ही संपर्क किया। मैंने थाने में इनके ही 161 के बयान दर्ज करवा लिए और ये लोग मूल रूप से लुधियाना के गोपाल नगर के रहने वाले थे। अंबाला में उनका हवेली नुमा मकान था, मगर आतंकवाद के दिनों में इन लोगों ने अंबाला के बलदेव नगर में अपना मकान बनवा लिया था। दोनों व्यावसायिक सिंगर थे। प्रोग्राम देने के लिए उन्हें अक्सर घर से बाहर जाना पड़ता था और इसके लिए उन्होंने एम्बेसडर कार भी रखी हुई थी जिसे मोहिंदर कुमार पुत्र मनमोहन लाल निवासी गोराया जलंधर का रहने वाला चलाया करता था। इन दिनों वह लुधियाना में रहता था और जहां उसकी पत्नी किसी फैक्ट्री में नौकरी करती थी। गायक जोड़ी को जब प्रोग्राम देने विदेश जाना होता था, कार अंबाला वाले घर में पार्क कर दी जाती थी और किसी को भी यह कार चलाने की मनाही होती थी। मोहिंदर अपने परिवार के साथ लुधियाना चला जाया करता था और इस बार भी ऐसा ही हुआ था। पिता के देहांत के बाद परिवार में होने वाले संपत्ति विवाद से परेशान होकर पिछले कुछ समय से जसवंत कौर अपनी मां को अपने साथ रखे हुए थी
और उनकी इकलौती बेटी स्थानीय कॉन्वेंट स्कूल की तीसरी कक्षा में पढ़ती थी। अपने बयान दर्ज करवाने के बाद गायक दंपत्ति ने घर पहुंचकर चोरी किए गए सामान की सूची तैयार की। नकदी और गहने वगैरह मिलाकर यह भारी भरकम चोरी का मामला था। हालांकि इन लोगों को इस नुकसान की बजाय परिवार के 2 सदस्यों के कत्ल हो जाने का गहरा सदमा था और वो यही गुहार लगाए हुए थे कि कातिलों को जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए। मैंने मामले में रुचि लेते हुए उन लोगों को अपने ऑफिस में बुलवाकर हत्याकांड में किसी पर शक होने की बाबत पूछा। उन्होंने स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहा। अलबत्ता उनकी बातों से यह जरूर लगा कि उन्हें मोहिंदर पर शक था। हमारे शक की सुई पहले ही उस पर जा रही थी, लिहाजा उन्हें साथ लेकर एक पुलिस पार्टी लुधियाना के अलावा कुछ अन्य जगहों पर भी भेजी गई, लेकिन मोहिंदर पुलिस के हत्थे न चढ़ा। इस तरह 5 दिनों का समय और निकल गया, मगर हम लोग उसे पकड़ पाने में नाकाम रहे। उन दिनों इस केस को लेकर यह चर्चा भी जोरों पर थी कि पंजाब के डीजीपी KPS गिल के ऑपरेशन हीलिंग टच में इस गायक दंपत्ति ने गिल के कंधे से कंधा मिलाकर गांव-गांव में जाकर अपनी कला बिखेरते हुए उन्हें अपना सहयोग दिया था। इस वजह से लोग भी आतंकवादियों की निगाहों में आ गए थे। हो सकता है कि उनके घर पर बर्फा कहर आतंकवादियों की ही देन हो, मगर हम लोग इसे आतंकी वारदात कतई नहीं मान रहे थे। इसलिए इस दिशा में हमने कदम बढ़ाए ही नहीं। हम अपने पहले प्रयासों से ही जुड़े रहे। हमारे प्रयास रंग लाए। आखिर हमने लुधियाना के शिमलापुरी इलाके से मुखबिरी के आधार पर मोहिंदर को पकड़ लिया और उसने छूटते ही कहा, मेरी बहन बनी हुई है जसवंत कौर। मुझे पिछले कई सालों से राखी बांधती चली आ रही है। घर के सब लोग मुझ पर पूरा विश्वास करते थे। बीबी और श्रेया का कत्ल होने के बाद मुझे अब आप लोगों से मालूम पड़ रही है, मगर जब उसे अंबाला लाकर कस्टडी रिमांड में लेकर पूछताछ शुरू की गई तो उसे टूटते देर नहीं लगी। दोनों हत्यारों का अपराध कबूल करते हुए उसने बताया कि लूटे गए रुपए और जेवरात उसकी बीबी किरण बाला के पास थे। इस पर किरण को भी लुधियाना के एक घर से गिरफ्तार कर लिया गया और उसे भी अदालत पर पेश करके कस्टडी रिमांड हासिल करने के बाद हमने पति पत्नी से व्यापक पूछताछ शुरू की। इस पूछताछ में जो कुछ उन्होंने हमें बताया उससे इस डबल मर्डर के पीछे की कहानी कुछ इस तरीके से सामने आई। किरण बाला की शादी लुधियाना के गांव अमरोली निवासी धर्मपाल के साथ हुई थी, जिसकी 8 महीने बाद सड़क दुर्घटना में मौत हो गई और इसके कुछ समय के बाद ही किरण ने एक बेटे को जन्म दिया और इसे लेकर विधवा के रूप में वह अपने पिता के साथ लुधियाना में जाकर रहने लगी। कुछ अर्सा बाद पिता ने उसकी शादी मोहिंदर कुमार से कर दी। गायक जोड़ी उन दिनों लुधियाना में ही रहा करती थी, जिनके यहाँ मोहिंदर नौकरी करता था। मोहिंदर भले ही कार ड्राइवर था, लेकिन मालकिन जसवंत कौर ने उसे अपना धर्म भाई बना लिया था। इस सिलसिले में मोहिंदर ने हमें बताया था कि धर्म भाई तो वह बन गया था, मगर जसवंत कौर ने धर्म भाई के नाम पर कम पैसों में ज़्यादा काम लेने का सिलसिला बना लिया था। वह उसे कई बार अपने प्रोग्राम्स में भी ले जाया करती थी, जहां इन लोगों के साथ पूरी रात जागने पर उसे 50 रुपये मिला करते थे। किरण बाला के पास पहले से लड़का था। मोहिंदर से शादी के बाद 2 लड़कियां और हो गई। हालांकि मियाँ बीवी दोनों कमाते थे, तो भी उतनी कमाई ना थी कि घर की गुजर सलीके से हो पाती। बकौल मोहिंदर उसकी मालकिन के पास खूब पैसा था। लुटाती भी दोनों हाथों से थी, मगर अपने और अपने परिवार पर उसने उन लोगों की समस्या को समझने का कभी प्रयास ही नहीं किया। बस धर्म भाई कहकर ही अपना उल्लू साधती रहती थी। मोहिंदर के बताए अनुसार विदेश जाते वक्त महज कुछ दिनों के गुजारे के लिए जसवंत कौर ने अपनी माँ के हाथ पर नोटों की गड्डियाँ रख दी थी, जबकि उससे केवल यह बोला था कि धर्म भाई होने के नाते उसे उसकी माँ का पूरा ध्यान रखना होगा और भले ही उसे लुधियाना से कितनी बार भी अंबाला आना पड़े। इसके लिए जसवंत ने उसे 500 रुपये दिए थे। बकौल मोहिंदर दिल्ली से लौटने के बाद वह पशुपेश में था। जसवंत कौर पर उसे गुस्सा था और साथ ही पैसों की ज़रूरत भी थी। आखिर एक योजना बनाकर वह उस रोज़ रात के 11 बजे राजबिहार वाली कोठी पर जा पहुंचा। हालांकि इससे पहले लुधियाना जाकर वह 4 बजे अंबाला भी आ गया था, मगर इधर उधर घूमकर टाइम पास करके रात गहराने का इंतजार करता रहा। खैर,
रात में 11 बजे कोठी पर पहुंचकर उसने घंटी बजाई तो वृद्धा दलजीत कौर ने दरवाज़ा खोलते हुए उससे पूछा, तुम इतनी रात गए? मोहिंदर ने बस खराब होने का बहाना बना दिया। मोहिंदर द्वारा हमें बताए अनुसार इसके बाद दलजीत कौर ने उससे भीतर चलकर खाना खा लेने को कहा। इस पर खाना खा चुकने के बाद कहते हुए उसने दलजीत कौर से उसका एक काम कर देने को कहा। इस तरह बातचीत करते हुए वो दोनों भीतर चले गए। भीतर श्रेया अभी जाग रही थी। वह बेड पर रजाई में दुबकी बैठी थी। सामने टीवी चल रहा था। दलजीत कौर ने भी उसके पास बेड के किनारे बैठ गई। बकौल मोहिंदर वह कुछ देर वहीं खड़ा टीवी आते दृश्यों को देखता रहा। फिर दलजीत कौर की ओर इत्मीनान से बढ़ते हुए बोला, बीबी, मैंने आपसे कहा है कि आप मेरा एक काम कर दो। हाँ, कहो क्या काम है? दलजीत कौर ने सहज भाव से पूछा। जसवंत ने चलते वक्त जो पैसा आपको दिया था वो मुझे दे दो। क्यों? तुम्हें इतने पैसों की क्या ज़रूरत है? और आपको इन रुपयों का क्या करना है? मेरी बहुत सी ज़रूरतें हैं। आप लोगों की ऐसी कोई खास ज़रूरत नहीं है जिसके लिए इतना पैसा चाहिए। मेरी ज़रूरतें आपसे भी कहीं ज़्यादा और अहम हैं। तुम्हें तनख्वाह नहीं मिलती क्या? उसने अपनी ज़रूरतें पूरी किया करो। फिर प्रोग्राम पर जाने का अलग से पैसा मिलता है ना। खाने ओढ़ने को भी अक्सर यहाँ से मिल जाता है। तो और कौन सी ज़रूरतें हो गई तुम्हारी? देखो बीबी, रुपया चुपचाप मेरे हवाले कर दो। तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे कई काम संवर जाएंगे। ना दिए तो तुम्हें मार डालूंगा और तुम्हारी इस नवासी को भी। मोहिंदर के बताए मुताबिक उसने यह बात कहते वक्त श्रेया की ओर इशारा भी किया। वह अभी तक टीवी देखने में मस्त थी। बात उसके कानों में पड़ी तो उसने पास पड़ा लकड़ी का सोटा उठाकर मोहिंदर पर वार कर दिया। एक छोटी बच्ची से मुझे इसकी उम्मीद कतई नहीं थी। फिर उसका दुस्साहस देखकर मैं एक बारगी चौंका और वहीं गुस्से से भी भर उठा। तेजी से पीछे घूमकर मैंने सोटा श्रेया से छीन लिया और फिर उसी से दलजीत कौर और श्रेया पर दनादन वार करने लगा। दो एक दफ़ा दोनों चीखीं, फिर उनकी आवाज़ें गले में ही घुट कर रह गईं। दोनों निढाल होकर बेड पर गिर पड़ी। सोटे से वार से दलजीत कौर का सिर दो जगह से फट गया था। उन दोनों के मर जाने पर विश्वास मुझको हो चुका था, तो भी मैं पास पड़े स्कार्फ से श्रेया की और सलवार के पोंचे से दलजीत कौर की गर्दन बुरे तरीके से कसकर गला घोंट दिया और इसके बाद जो कुछ हाथ लगा बैग में डाल लिया और रात में ही मैं वापस लुधियाना जाकर लूटा गया सारा सामान और नगद पैसा अपनी घरवाली के हवाले कराया। पहले तो वह घबराई, फिर रातों रात अमीर बनते देख सहज हो गई। इसके बाद अगले ही दिन किराए का मकान छोड़कर हम शिमलापुरी में रहने लग गए। मोहिंदर ने हमें बताया था। पूछताछ के बाद हम लोगों ने मोहिंदर और उसकी घरवाली की निशानदेही पर लूटा गया सारा सामान नकदी के साथ बरामद कर लिया। आगे की कार्यवाही के लिए विवेचक रामचंद्र राठी ने केस के अभियुक्तों के खिलाफ चार्जशीट अभी अदालत में दाखिल नहीं की थी। तभी उसका तबादला कुरुक्षेत्र हो गया था और उसकी जगह आए इंस्पेक्टर सुरेंद्र सिंह ने चालान तैयार करके अदालत में पेश कर दिया था। इसके बाद मेरा ट्रांसफ़र भी अम्बाला पुलिस चीफ से एसपी के पद पर हो गया। केस सेशन कमिट होकर अम्बाला के सत्र न्यायालय में चलता रहा, जहां से मोहिंदर को उम्र कैद और उसकी पत्नी किरणबाला को 3 साल कैद बामशक्कत की सज़ा सुनाई गई। मुझे याद है कि एक दिन जब मैं मोहिंदर से पूछताछ कर रहा था तो उसने मुझसे एक साथ 3 बातें बोली थी। साहब, आज जितनी भी जातियां हो रही हैं सब रिश्तों के नाम पर ही होती हैं। जसवंत कौर ने मुझे अपना धर्म भाई बनाकर जो मान बख्शा, उस रिश्ते की आड़ में वह मुझसे जातियां भी बहुत करती थी। जाति और बेबसी की अगली सीढ़ी अपराध ही होती है, जो मैंने किया। मुझसे कहे बिना न रहा गया कि आधार कोई भी हो, अपराध तो अपराध है और अपराध को अंजाम देने के बाद अपराधी को उस अपराध की सज़ा तो भुगतनी ही पड़ती है। तो दोस्तों, ये है एक दिल दहला देने वाली कहानी। तो कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। और अब कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं क्राइम की एक सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए सेफ रहें, सुरक्षित रहें और अपना ध्यान रखें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।